Hello everyone and welcome our video Political Science, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ एंड MCQ सीरीज फॉर UPPCS LT ग्रेड एंड GIC एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं या जो आने वाले MCQ हैं टाइप से मैंने कुछ रेडी किए हैं जो आप लोगों के लिए किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनसे आपको पता चलता है क्वेश्चन किस किस हिसाब से क्वेश्चन आपको डायरेक्शन में पूछा जा सकता है दोबारा भी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे अगर पहले आपने वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे हमारे और भी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, वो आप जाके जरूर वॉच करें। इसके साथ में अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस आपकी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग क्वेश्चन कराते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके साथ में आप इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको PDF को अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको मिलेगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में और एग्ज़ाम के ओरिएंटेड मिलेगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो और कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं आप जीआईसी या LT ग्रेड की है, तो आप किसी भी यूजी नेट की तैयारी कर रहे हो, TGT, PGT या फिर किसी भी एंट्रेंस की, बिहार हो, BPSC हो, XYZ आपका जो तैयारी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा तो आपके क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द फाइनेंस कमीशन एंड द ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इजी हो सकता है बट मैं इससे बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इन द प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय यानी सेकंड फाइनेंस, फिफ्थ एंड थर्ड फाइनेंस कमीशन। तो फर्स्ट का तो फर्स्ट जब लगा देंगे तो यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, यानी कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो आपका गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेकंड फाइनेंस कमीशन 1956 यानी 5 ईयर के लिए होता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन द 1968 एंड द थर्ड फाइनेंस कमीशन इन द 1960। अब वित्त आयोग के बारे में बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे। अभी जब रिसेंटली जो एग्ज़ाम होते रहे UPPCS ने कराए हैं, LT उसका RO या फिर आप मान लीजिए इसका प्री का कराते हैं PCS का, तो उसमें ही पूछा गया कि अध्यक्षों को क्रोनोलॉजिकल लगाइए, अध्यक्ष का नाम बताइए। इन द अपकमिंग LT ग्रेड या GIC का पुराने क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, या फिर 14 नंबर या 15 नंबर या 11 नंबर के जो वित्त आयोग कौन रहे हैं उनका नाम पूछा गया है। इसमें से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी तो आप इसे याद कर लीजिए। यानी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन तो आपको पता होना चाहिए, KC नियोगी हैं फर्स्ट में आपके, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड आप याद कर लीजिए के संथानम, AK चंद्रा, PV राजमन्नर, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, GM शेलर, YV चावल। ठीक है, इतने सारे याद तो नहीं किए जा सकते बट आप एक पहला तो याद कर ही लीजिए कि KC नियोगी फर्स्ट होंगे। सेकंड के संथानम, डेट थोड़ा याद कर लीजिएगा 1956 में। आप याद कर लीजिए 11वें नंबर के पूछे जा चुके कई बार, AM खुसरो रहे हैं, और 12वें के C रंगराजन, ठीक है। और 14 याद कर लीजिए आप, जिसमें मैंने हाईलाइट किया ये, उसके साथ 15 और 16। 14 चतुर्दश वित्त आयोग यानी कि YV रेड्डी, और पंचवें नंबर मतलब कि 15 के थे NK सिंह, और 16 नंबर के थे अरविंद पनगड़िया, जिनको गठन किया गया था 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के लिए। तो 15वें के NK सिंह हो जाएंगे, और 14 के YV रेड्डी हो जाएंगे, और 11 के AM खुसरो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, हु स्टेटेड, मतलब किसने ये कथन किया है कि वार इज मियरली अ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो युद्ध होती है वो राजनीति का एक विस्तार है। सुसान किर, सिर्क, जॉन लॉक, कार्ल वन क्लाउडविट्ज़ एंड एडम स्मिथ। तो जॉन लॉक को हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, और इन्होंने बुक्स भी काफ़ी अच्छी मतलब इस पे लिखी, टेबुलर रसा का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने जो मनुष्य का जो नेचर बताया है वो बहुत ही अच्छा बताया है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार से होगा, यानी फर्स्ट टाइम में हम लोग सिविल सोसाइटी का गठन करेंगे एंड सेकंड में सरकार का गठन होगा। यदि सरकार मतलब नहीं रहती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिविल सोसाइटी बनी रही, ना प्राकृतिक अवस्था में वापस नहीं जाएंगे। प्राकृतिक अधिकार की इन्होंने जैसे बात की है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की, जॉन लॉक से आप याद कर लीजिए। उसके बाद एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, क्लासिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक्स के फादर, तो आप ये चीज़ें याद कर लीजिए। और इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्ल वन क्लाउडविट्ज़, ठीक है। द फेमस पर्शियन मिलिट्री थ्योरिस्ट रहे हैं कार्ल वन क्लाउडविट्ज़, स्टेटेड द वार इज मियरली द कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी उनका ही कहना था कि एक प्रकार से युद्ध जो होता है ना वो राजनीति को जारी रखने का एक नाम है। यानी इन्होंने लिखा भी है कि मतलब युद्ध राजनीति को अन्य तरीकों से जारी रखने का एक मात्र का नाम है। क्लासिकल पुस्तक उनकी रही ऑन वॉर, यानी वॉर्म क्रिगे में इस विचार की व्याख्या की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध राजनीतिक गतिविधि से अलग नहीं है बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन के रूप में करते हैं। तो कोर्ट्स कुछ कुछ आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्टली ये पूछ लेगा युद्ध राजनीति का एक विस्तार है, किसने कहा है, तो
कार्ल वन क्लाउडविट्ज़ ने कहा है, ठीक है। जैसे आप पेज में बनाते जाइए एक स्टेटमेंट वाली डायरी कि किसने क्या क्या कथन कहे होते हैं, क्योंकि जैसे जॉन लॉक ने कुछ कहा, रूसो ने कुछ कहा, जैसे कहा रूसो ने जनरल विल को कॉन्सेप्ट के लिए कहा, तो ये कथन है ना, किसी ने कुछ कहा है, इस वजह से आपको याद होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित, जातियों के लिए आरक्षित सबसे हाईएस्ट किसके पास है लोकसभा में सीटें, सबसे कम किसके पास में है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से अब बहुत डीप में जाएगा तो विधानसभा से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान। आपको बताना है कौन सा है, तो 4325। तो आपका जो देखिए ऐसा याद कर सकते हैं कि झारखंड थोड़ा जनजातीय इलाका है, तो झारखंड को थोड़ा समझ सकते हैं, सबसे हाईएस्ट हो सकती है। राजस्थान में भी है, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल थोड़ा कम होते चले जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा आपका, वो होगा आपका एक, यानी कि एक का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि पश्चिम बंगाल में 2 सीटें हैं जनजातियों के लिए, ठीक है। और महाराष्ट्र में आपकी 4 हैं, झारखंड में 5 हैं और राजस्थान में 3 है। सबसे ज़्यादा आपकी मध्य प्रदेश में है। टोटल अगर बात करें लोकसभा में तो 84 आपकी सीटें आपकी शेड्यूल कास्ट से हैं और शेड्यूल ट्राइब की आपकी हैं 47 सीटें, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए जो रिजर्व कैंडिडेट के लिए रहती हैं। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन, यानी किस मतलब वर्ष में ग्रेट ब्रिटेन ने यूयू को छोड़ दिया था, यूरोपियन यूनियन को। तो मतलब छोड़ा तो बाद में था, बट किस वर्ष संग्रह हुआ था, यानी कि रेफरेंडम होता है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, 2013, 2014, 2016, 2018। जिसका आंसर है वो 2016। द रेफरेंडम टू लीव द यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रिटेन का एग्जिट होना, टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन ऑन 23 जून, यानी 23 जून 2016 को। वोट पड़ते हैं 51.9% ऑफ वोटर्स चूज टू लीव द ईयू, लीडिंग टू द यूनाइटेड किंगडम इवेंचुअली विड्रॉल ऑन 31 जनवरी 2020। अब देखिए दो क्वेश्चन, पहला ब्रेक्जिट किसे कहते हैं, मतलब ब्रेक्जिट क्या है, तो ब्रेक्जिट आपसे पूछ सकता है, ब्रेक्जिट तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से। सेकंड इज ये फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, आपको याद रखना है। उसके साथ में ग्रेट ब्रिटेन में रेफरेंडम कम हुआ, यानी कि उसमें मतदान कराया गया था कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, तो 2016 में होता है। उसके साथ में कितने वोट, तो 51.9% वोट जो थे वो कह रहे थे आप छोड़ दीजिए यू को। और कब छोड़ा, यानी कि देखिए 2016 में हो चुके थे वोटिंग, बट 31 जनवरी 2020 को ये फाइनलाइज किया गया कि ईयू छोड़ रहा है यूके। तो 31 जनवरी 2020 को ये ध्यान रखना आपको डेट्स। देखिए मैंने क्वेश्चन इतने सारे आपको डिटेल दे दी कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वो रिलेट करके पूछा जा सकता है दोबारा भी। Who became the leading exponent of the second generation of the Frankfurt School of Critical Theory, यानी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी की दूसरी पीढ़ी की, यानी फर्स्ट पीढ़ी भी नहीं पता और सेकंड पीढ़ी पूछ रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड दो प्रकार की ना रही। क्रिटिकल थ्योरी क्या है, मार्क्स के सिद्धांतों पर, मार्क्स का रेवोल्यूशनरी सिद्धांत ना लेकर मनोविश्लेषण, मल्टीपल डायमेंशन लेके आपका वर्क करने वाला एक स्कूल है, जिसमें आपके फ्रेडरिक हेगल नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है, व्लादिमीर लेनिन नहीं है, आपके यूर्गन हैबरमास जो आपके हैं वो दूसरी पीढ़ी के हैं, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। उसके साथ में फ्रेडरिक हेगल को हम लोग जानते हैं, एंटीथेसिस सिंथेसिस का आइडिया दिया, राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, आदर्शवाद को मानते हैं एक प्रकार से। उसके साथ में फ्रेडरिक हेगल के द्वंद्वात्मक जो उन्होंने क्रिया बताई उसको भौतिकवाद के रूप में बदल के एक साथ लाने का काम किया कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने ऑन द मतलब बहुत सारी ऐसी बुक लिखी जो उन्होंने बताया कि एक प्रकार से राज्य जो होता है, जो कैपिटलिज्म होता है उसके द्वारा बनाया गया राज्य है, तो राज्य को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी पे चलकर जो व्लादिमीर लेनिन आते हैं वो उस पर रशियन रेवोल्यूशन कर देते हैं 1970 में, जिसको बनाने का प्रयास करते हैं वो एक साम्यवादी देश। तो सेंट्रलाइज पावर करते हैं, वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, वैनगार्ड ऑफ द पार्टी का कॉन्सेप्ट भी लेकर आते हैं आपके व्लादिमीर लेनिन। कार्ल मार्क्स जबकि विचारधारा को नहीं मानते थे, वो मिथ्या चेतना बताते हैं, पर लेनिन ने एक दल की भावना को प्रयास किया कि ऐसा होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, आपको रेड करके चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि इससे जुड़ा हुआ बौद्धिक, पहली पीढ़ी के विचारक आपको पता होने चाहिए, मैक्स ओकाइमर, थियोडोर अडर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे एंड एरिक फ्रॉम। तो आपके ये हो जाए थिंक। दूसरे में आ जाते हैं यूर्गन हैबरमास, जिन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्पेयर, रेशनल डिस्कोर्स जैसी अवधारणाओं का विकास किया। तो यानी कि पूछा सकता है कि यूर्गन हैबरमास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो आपका कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्पेयर एंड रेशनल डिस्कोर्सेस आपके रहेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों का सही क्रम कालानुक्रम में लगाइए। देखिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन आपको कराने हैं, उसके साथ में आपका एग्जाम भी नियर है, तो इस वजह से आपसे पूछ रहा है कि बताना है आपको कि संविधान में उल्लिखित सही क्रम क्या होगा।
अब ये क्वेश्चन लेने का रीज़न क्या था कि आपके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 5 आर्टिकल होंगे, आपको 5 आर्टिकल क्रोनोलॉजिकल लगाने, आपको पता होना चाहिए कि पहला आर्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जो लगे हुए हैं राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किससे होती है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में है, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, जो अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा कुछ महीनों पहले राष्ट्रपति ने सलाह भी ली थी, उसके बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। ये रहा हिंदी में ऑप्शन, ये रहे इंग्लिश में सारे। इसका जो आंसर है वो 3, यानी कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 74 आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, तो आर्टिकल 74 के थ्रू। संसद में राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, तो आर्टिकल 87 के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके साथ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आर्टिकल 126 के थ्रू होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा दिया गया 124 से स्टार्ट होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, राष्ट्रपति अस्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, तो आर्टिकल 126 के थ्रू। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले आपके 2025 में कुछ ऐसे मामले हुए राज्यपाल वाला बिल को लेकर कि वो नहीं देना चाहते सहमति, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड करार दे दिया और राष्ट्रपति पर सीमा लगाने की कोशिश की, बट बाद में उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कोई सीमा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं है। तो आपसे पूछा सकता है आर्टिकल 143। उसके साथ में पूछा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके थ्रू होती है, तो आर्टिकल 233 के साथ। और कौन करता है, तो राज्यपाल करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपको एक बार आर्टिकल रिवाइज करा देते हैं। तो आर्टिकल 74 इज द राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। सेकेंड इज द आर्टिकल 87 राष्ट्र संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का होना। अगला आपसे कुछ पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि अभी कुछ समय पहले कपूरी ठाकुर भी मतलब काफ़ी रहे चर्चा में, सुचिता कृपलानी, इन सब से मतलब थोड़े से फेमस होंगे, थोड़े नॉन फेमस होंगे। तो कैंडिडेट आपको पता होने चाहिए मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन कौन से राज्य से रहे आपको बताना है। तो रामकृष्ण हेगड़े, भगत सिंह कोश्यारी, कपूरी ठाकुर और सुचिता कृपलानी। तो कपूरी ठाकुर को याद कर लीजिए बिहार से, उसके साथ में सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, पहली महिला सीएम हो जाएंगी। उसके साथ में रामकृष्ण हेगड़े को हम लोग जानते हैं कर्नाटका से रिलेटेड है, और भगत सिंह कोश्यारी आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो एक आ सेकेंड, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी रामकृष्ण हेगड़े को कर्नाटका से आप याद कर सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से, कपूरी ठाकुर बिहार से और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से आपके रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो मैंने दिखाने का क्वेश्चन क्या है कि आप इसे खुद भी समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, कि मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेट करके, आर्टिकल से भी पूछा जा सकता है, कोर्ट से पूछा जा सकता है, कोर्ट्स किसी ने कुछ कहा है उससे रिलेटेड पूछ सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे बुक से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बुक से पूछा गया, हु रोट द बुक रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ एंड वुडरो विल्सन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्स वेबर। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, मैक्स वेबर की बुक है। उसके साथ में अगला है आपका, हु यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी इकोलॉजी को फर्स्ट टाइम किसने प्रयोग किया था, तो दीपांकर सेनगुप्ता, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल मार्क्स एंड एडम स्मिथ। तो हम लोग कार्ल मार्क्स वगैरह एडम स्मिथ की बात पहले ही कर चुके हैं, जिसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। और ये आपका परिस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, आप अच्छे से याद कर लीजिए, इकोलॉजी को कई बार पूछा गया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो जर्मन बायोलॉजिस्ट रहे हैं अर्नेस्ट हैकल, इन 1866 में इन्होंने ड्राइव किया था। It is a Greek word, oikos and logos. यानी oikos is the house of habitat and the logos is the study of या science. तो meaning is the ecology is the study of relationship between living organism and the environment. यानी इकोलॉजी को हम लोग क्या समझेंगे, रिलेशनशिप किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट के साथ में। तो याद कर, एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, देखिए डेट याद कर सकते हैं। अब पूछा गया 1866, कॉइन किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने किया। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट और आपका नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, यानी आपसे पूछेगा असम, कर्नाटका, उड़ीसा एंड दिल्ली। तो आपको बताना है कि किस किस में, देखिए मैंने बताया ना, लोकसभा सीटें पूछेगा आपसे, अनुसूचित जनजातियों से पूछ सकता है, विधानसभा सीटें पूछ सकता है। थोड़ी तो मैं ट्रिक बता देता हूँ कि दिल्ली का आप याद कर लीजिए, दिल्ली की 7 सीटें हैं, ये फिक्स है। ठीक है, डी का थर्ड देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है। बट आपको मैं बता देता हूँ कि दिल्ली का एक और है कि दिल्ली के जो सीएम की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और पुडुचेरी की, तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो सीएम की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, देख लीजिए आप, याद कर लीजिए। असम में 14 सीटें हैं,
कर्नाटका 28 सीट है, और उड़ीसा में 21 एंड दिल्ली 7 सीटें। तो दिल्ली का भी अच्छे साथ कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली हो सकता है दोबारा आस्क कर ले कि दिल्ली में कितनी है लोकसभा की सीटें। आपको ऑप्शन थोड़ा इजी करेगा समझने में। असम 14, कर्नाटका 28 एंड उड़ीसा 21। क्वेश्चन डीपली इसलिए नहीं जाते क्योंकि देखिए एल ग्रेड वगैरह में या जीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे उतना ही पूछेगा, फैक्ट रिलेटेड ज़्यादा होगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट के भी मैंने क्वेश्चन काफ़ी लिए हैं, पर्याप्त हैं। बट अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा चाहते हैं सेपरेट वीडियो किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, उस पर सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उस पर हम एक वीडियो बनाया जा सकता है। आपसे पूछ रहा है कि अर्नेनेस क्वाइन द टर्म। आपसे देखा पार्षद की से क्वेश्चन पहले पूछा गया, अर्नेस्ट हैकल से रिलेटेड था। अब पूछ रहा है आपसे अर्नेनेस ने क्या क्वाइन टर्म किया, या पूछा सकता है कि जो क्वाइन टर्म किया उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो डीप इकोलॉजी, होमोस्टेसिस यानी समस्थिति, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या वॉल्केजिट। तो देखिए एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म याद कर लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, लिख देता हूं मैं। और इन्होंने जो दिया था वो था गहन पारिस्थितिकी की दिया था, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप। अर्नेनेस ने 1973 में डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। यह एक पर्यावरण दर्शन है जो है मानता है कि सभी जीव और प्राकृतिक तत्व अपने आप में मूल्यवान है, ना कि केवल मानव उपयोगिता के लिए। तो बेसिकली उनका भी एक अपना अस्तित्व है। तो अर्नेनेस का कहना था डीप इकोलॉजी है, शैलो इकोलॉजी, ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद एक आपसे पूछा जाता है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट 1933 में एक कन्वेंशन होता है मॉन्टेविडियो, जिसके नाम रखा गया। उसमें 4 फीचर दिए गए थे, जिसको एक राज्य के लिए बताया था कि एक राज्य कैसा होगा। तो एक डिफाइंड टेरिटरी बताया गया, एक परमानेंट। तो हिंदी में भी मैंने दिया है कि राज्य के अधिकारों कर्तव्यों पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। जो हिंदी के लोग हैं, मतलब जो लोग नहीं इंग्लिश को ना लेते हैं, तो उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप इजीली उनको सॉल्व कर सकें। तो एक निश्चित क्षेत्र, एक स्थायी जनसंख्या परमानेंट पॉपुलेशन, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट, और रिलेशनशिप इनटू द स्टेट्स, इसे कह देते हैं फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन, संघ बनाने की। तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें से कन्वेंशन को किया गया था। तो जिसका आंसर होगा वो होगा एक, यानी कि 4 ऑप्शन ऊपर के करेक्ट थे और एक आपका ही रॉन्ग था। यही देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अब याद कर लीजिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बनाया जाता है इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से। तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों के अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे। तो 1933 ये भी पूछ सकता है कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब आया। तो 1933 यानी 1933 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो 1933 में मॉन्टेविडियो यानी उरुग्वे में आयोजित एक सम्मेलन में लैटिन अमेरिकी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। इस कन्वेंशन में परिभाषित किया गया कि राज्य कहलाने के लिए किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। यानी 4 तत्व आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से? ये परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि राज्य में रहने वाले लोगों का एक स्थायी समुदाय होना चाहिए, चाहे उनकी संख्या कम हो या अधिक हो। यह आवश्यक नहीं कि जनसंख्या बहुत बड़ी हो, बल्कि जरूरी है कि कुछ लोग वहाँ स्थायी रूप से निवास करते हों। जैसे वेटिकन सिटी की जनसंख्या बहुत कम है, फिर भी एक राज्य माना जाता है। तो एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, राज्य के पास एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, सीमाओं पर विवाद होने पर भी राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का दोनों राज्य हैं, तो मतलब एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। उसके साथ में एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कानून न्याय लागू करे और व्यवस्था बना के रखे। उसके साथ में आपका अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता, यानी कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, यानी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र स्तर पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य जो होगा वो सोवरन होना चाहिए, यानी कि मतलब एक कह सकते हैं संप्रभु होना चाहिए, ताकि वह अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित कर सके। यानी कि अगर भारत के साथ संबंध रखता है तो वो संप्रभु है। जैसे एक समय तो ब्रिटेन का गुलाम रहा, बट आज की डेट में सभी राज्य लगभग हो चुके हैं, एक दो लोगों को कब्जा कर रखा है, तो वो लोग स्वतंत्र नहीं है उस चीज़ के लिए। तो वो एक कॉलोनाइज हो जाते हैं दूसरे के, मतलब कॉलोनी के रूप में, ठीक है। तो सार्वभौम होना चाहिए। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लीजिए, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, इफेक्टिव गवर्नमेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशन विद अदर स्टेट, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु रोड द बुक टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम। इन टर्माइट इन ट्रेडिंग सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य सेन, थॉमस हॉब्स, सुशांत जॉर्ज एंड जगदीश भगवती। तो हम लोग जानते हैं कि थॉमस हॉब्स की बुक तो लेवियाथन हो जाएगी, और जगदीश भगवती का इन्होंने बुक लिखी है ये वाली, टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, हाउ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट अंडरमाइन फ्री ट्रेड। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, जगदीश भगवती की बुक है टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम।
अगला है द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस वाज कॉइन्ड बाई। तो द वाशिंगटन कंसेंसस शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हन्ना अरेंट। हम लोग पता है कि हन्ना अरेंट को अथॉरिटेरिज्म के लिए जाना जाता है। ऑन रेवोल्यूशन, द ह्यूमन कंडीशन बुक इन्होंने लिखी। मैक्स वेबर को हम लोगों ने पढ़ के आया है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। फिर मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ते हैं हम लोग लिबरलिज्म में, और जॉन विलियमसन जिन्हें हम लोग जानते हैं द वॉशिंगटन कंसेंसस के लिए। द वॉशिंगटन कंसेंसस शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने किया था, 1989 में किया था। यह सब उस समय के वाशिंगटन स्थित संस्थानों जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा विकसित आर्थिक नीतियों के सेट को दर्शाने के लिए किया गया था। इन्होंने ऐसा क्यों किया? उसमें जितने भी थे वाशिंगटन में जितने स्थित हैं आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, तो उनको दिखाने के लिए किया था। यह विकासशील देशों के लिए सुझाई गई मार्केट ओरिएंटेड आर्थिक नीतियों का समूह था, जिनका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था। जैसे कि फिजिकल डिसिप्लिन, सार्वजनिक व्यय प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण, टैक्स रिफॉर्म करना, ब्याज दरों का दारीगढ़ करना, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर होना, उसके बाद में ट्रेड लिबरलाइजेशन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करना। मल्टीपल आप समझ सकते हैं कि उदारवाद जहाँ पे सारी संस्थाएं हैं उसको एक देने के लिए कोट किया। वाशिंगटन कंसेंसस याद कर सकते हैं, जहाँ पे संस्थाएं तो वाशिंगटन, और क्या याद कर सकते हैं, जॉन विलियमसन ने इसको कोट किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीवी के राव कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन टू रिव्यू द एग्जिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन, यानी कि योजना आयोग द्वारा एक कमेटी बनाई गई। आप जानते हैं कि इससे पहले भी कमेटीज बन चुकी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सीडीपी बना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद में जीवी के राव कमेटी जो योजना आयोग के बिहाफ पे बनती है, वो किस वर्ष नियुक्त की, ये पूछा जा रहा है, जिसको आप याद कर लीजिए 1985 में। अब क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि आपके पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। आर्टिकल्स हो गया, कमेटीज हो गई, कमेटीज ने रिकमेंडेशन क्या दी, वो भी आपसे पूछा जाता रहा है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी आप याद कर लीजिए 1956। ये किसके लिए आई थी? सीडीपी का जो मूल्यांकन करने के लिए आई थी। इन्होंने, इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको थोड़ा हटा दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, बलवंत राय मेहता कमेटी। और पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तरीय ढांचा बताए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर, जिला परिषद, समुदाय विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था इनको, ठीक है। फिर 20 साल बाद एक कमेटी बनती है, अशोक मेहता कमेटी, 1977 में। इन्होंने 2 स्तरीय बताई, यानी कि जिला होना चाहिए, जिला परिषद, एक मंडल पंचायत होनी चाहिए। दलों की भागीदारी पर बल देते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी करते हैं, जिला पंचायत, न्याय पंचायत को अलग बनाने का प्रयास करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं SC ST को, अशोक मेहता कमेटी में। फिर हनुमंता राव कमेटी आती है 1983 में। डॉक्टर हनुमंता राव पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय अधिकार देने पर बल प्रदान करते हैं, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विकेंद्रीकरण की सिफारिश करते हैं। फिर आपकी आती है जीवी के राव कमेटी, 1985 में आती है। जीवी के राव का था DRDA, इन्होंने बल दिया डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को, जो रूरल में जो काम करती है एजेंसियाँ, उनके लिए वर्क करने के लिए बताया। उसके बाद LM सिंघवी 1986 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करते हैं, लोक अदालतों और ग्राम न्याय व्यवस्था की बात भी की। फिर 73वां संविधान संशोधन, जैसा हम लोग जानते हैं 1992 में होता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल को लागू किया गया 1993 में, जैसे हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में आपकी अधिनियम और वर्ष पूछता है कि स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट, गोवा, दमन दीव एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आपसे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से कमीशन पूछता है कि जिस तरीके से 3 फजल अली आयोग अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद में पूछता है कि कौन कौन सा स्टेट किस किस टाइम पे फ्रेम हुआ उस चीज़ को लेकर। तो आपको बताना है, इसका बताना है कि पंजाब का कब हुआ और उसका बिहार का पुनर्गठन कब हुआ। तो हम लोग जानते हैं जो बिहार का पुनर्गठन होता है वो 2000 में होता है, पंजाब का 66 में होता है। तो इस तरीके सारी चीज़ चलती रहती हैं। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली वन लाइनर में पूछते हैं कि स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट, या पूछ सकता है गोवा दमन दीव कब हुआ। तो स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 आता है, और गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज द 1987। उसके साथ में आप याद रखना कि मिजोरम के साथ में एक स्टेट और बना था, अरुणाचल प्रदेश भी बना था 87 में जाके। और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2000 में। बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश में 3 स्टेट अलग कर करके बनाए गए, तो वो आपको पता होने चाहिए। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैंने बताया था विधानसभा संख्या भी पूछा जा सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया, आप इसको सॉल्व करिएगा।
और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते जाइए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो आप कर सकते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा है विधानसभा सीटें, बट अब क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश तो नहीं दिया, कुछ 20 से पूछ लिया आपसे। तो आप याद करिए पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से सीक्वेंस लगाइएगा कि ऐसे याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें बहुत सारी जनसंख्या शुरुआत में है, बिहार में भी है। तो बिहार टॉप पे तो नहीं है, बट 2-3 के बाद कैटेगरी में आता है। तो याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश में 175 है, गुजरात में 182 है सीटें, मिजोरम में 40 और पश्चिम बंगाल में 294 से बताया पश्चिम बंगाल ऊपर है। तो पश्चिम बंगाल 294 और कम में हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मिजोरम। उसके बाद में आपकी आंध्र प्रदेश 175 एंड द गुजरात 182। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि आपको विधानसभा सीटें कुछ तो पता होनी चाहिए जो फेमस हैं। अब सभी का याद करना हो सकता है मुश्किल हो, राजस्थान का याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, उसके साथ में दिल्ली का। अब पूछेगा तो नहीं, बट हो सकता है दोबारा कोई पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है समाज समता संघ वाज फाउंडेड बाई। तो समाज समता संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपसे पूछा जवाहरलाल नेहरू, पंडित रमाबाई, बी.डी. सावरकर और भीमराव अंबेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू को हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट विदेश मंत्री भी रहे, उसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी लिखी इन्होंने। इनका कॉन्सेप्ट रहता है सोशलिस्ट पॉलिसी के ऊपर काफ़ी रहा इन्होंने का, योजना आयोग को लाने का प्रयास किया, भारत में बहुत सारे रिफॉर्म भी किए और मल्टीपल हैं, बट आपको कुछ तो पता ही होनी चाहिए मैन मैन। उसके साथ में पंडिता रमाबाई को हम लोग जानते हैं प्रीकर्सर रही हैं इंडिया के अंदर इन द वुमेन लीड मूवमेंट्स के लिए और आर्य महिला समाज। उसके बाद में शारदा सदन, महिला सदन, उसके साथ में केड गांव में इन्होंने विलेज बनाया विधवाओं के लिए, बुक्स भी काफ़ी इन्होंने लिखी। उसके बाद में इनको वी डी सावरकर, जैसे हम जानते हैं 1857 को फर्स्ट रिवोल्ट बताते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस। उसके साथ में अभिनव भारत सोसाइटी वगैरह इन्होंने काफ़ी गठन किया। उसका इनका जो आंसर होगा वो भीमराव अम्बेडकर होगा। इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उसके साथ में समाज समता संघ हो गया, उसके अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी बनाया। इस साथ में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। इन्होंने जो निचली जाति साथ यानी कह सकते हैं अनुसूचित जातियों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आरक्षण की भी मांग की थी, जिसको फिर बाद में पूना पेट के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिले, उसके साथ में सीटें रिजर्व कर दी जाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 4 सितंबर 1927 को समाज समता संघ को गठन किया था। ठीक है। अखबार कौन कौन से हैं, जर्नल कौन कौन से हैं? तो मूक नायक आपका रहा 1917 का, और बहिष्कृत भारत, इसे आप कह सकते हैं बहिष्कृत भारत पूछा जा चुका है कई बार कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक रचना है बहिष्कृत भारत या फिर संघ कब कब बना। तो बहिष्कृत भारत 1927 एंड मूक नायक 1970। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इस तरीके से काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि अब ये पीवाईक्यू सेशन है, थोड़ा सा हम सेपरेट इसको एक अलग वीडियो बना देंगे। सभी की थिंकिंग जो जैसे कहते हैं की पॉइंट या कीवर्ड्स, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर इससे आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखे तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं इस लिस्ट में, उसमें आप जाके वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसे तैयारी अपने आप करते रहें।